गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपीएम ग्लोबल में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सेक्शन 52 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो डील करता है कलेक्शन ऑफ टैक्स से। टीसीएस की प्रोविजन से ये पर्टिकुलर सेक्शन डील करता है। तो इसकी सारी इंट्रिकेसीज को जानने के लिए और इसका एक डिटेल डिस्कशन करने के लिए आइए हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और एक एक करके सारे सेक्शंस, रेलिवेंट लॉज और जितने भी नोटिफिकेशन इसमें इशू हुए हैं उन सभी को हम गो थ्रू करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 52 जैसे मैंने बताया, सेक्शन 52 डील करता है टीसीएस से रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजन से। और सेक्शन 52(1) में ये डिफाइन किया गया है कि कब और किन सिचुएशंस में टीसीएस की प्रोविजंस ट्रिगर करेंगी। इसके सारे लिम्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि इस पूरे सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन जो है वो सेक्शन 52(1) ही है और इसी में मैक्सिमम क्लैरिफिकेशंस और मैक्सिमम नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 52(1) ये मैंने वर्बटम प्रोड्यूस किया है यहाँ पे ताकि आप इसको आसानी से रेफर भी कर सकें। Section 52(1) says, notwithstanding anything to the contrary contained in this act. That means इस एक्ट में कुछ भी अलग से लिखा हो उन सभी को ये वाली प्रोविजन प्रोवाइड कर रही है। Every electronic commerce operator hereinafter in this section referred to as operator not being an agent, meaning thereby कि अगर कोई भी ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसा कि सेक्शन 244 और सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, अगर वो ECO लेकिन वो ECO एजेंट नहीं होना चाहिए। एजेंट को यहाँ पे क्यों एक्सक्लूड किया गया है? एजेंट को यहाँ पे इसलिए एक्सक्लूड किया गया है कि क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं शेड्यूल 1 एंट्री 3 के हिसाब से एजेंट, अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई गुड्स ट्रांसफर करता है और एजेंट उसको अपने नाम से बिलिंग कर सकता है थर्ड पर्सन को, जब वो उसको सेल करता है, सप्लाई करता है, तो उस केस में वो ट्रांसफर जो ट्रांजैक्शन है जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है या एजेंट या थर्ड पर्सन के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को अगर कंसिडरेशन नहीं भी है इवन देन उसको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सो अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में ईसीओ के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन तो वो हो सकती है जहां पे प्रिंसिपल ने ईसीओ जो एजेंट है उसको गुड्स ट्रांसफर कर दी और प्रिंसिपल ने उस एजेंट को उस ईसीओ को ये इंस्ट्रक्शन दी कि उसने बिलिंग जो करनी है, बिलिंग ईसीओ ने अपने नाम से ही करनी है। तो उस सिचुएशन में क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट विच इज ECO, ये क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ही कवर हो गया, तो उसको तो इस सिचुएशन में तो ECO को प्रॉपर टैक्स पे करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो उसके ऊपर क्योंकि टैक्स ही उसे पे करना है तो इसलिए इस पर ECO में जो TCS की जो प्रोविजंस हैं वो TCS की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डील कर रहा है, शेल कलेक्ट द अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 1%, मीनिंग देयर बाय जो लॉ ने मैंडेट दिया है गवर्नमेंट को वो ये दिया है कि अप टू 1% अंडर CGST एक्ट, accordingly up to 1% under SGST Act also या 2% under IGST Act also. This is the maximum amount of TCS which can be collected by the government. बट ये रेट अब 1% होगा या उससे कम होगा, इसके लिए उन्होंने लॉ ने ये कंडीशन लगाई कि ये रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। नाउ ये रेट 1% जो मैक्सिमम हो सकता है, बट एक्चुअल रेट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो रेट पे जो टीसीएस कटना है वो किस वैल्यू पे कटना है, इस चीज को लेकर के जो नेक्स्ट लिम आप देख सकते हैं, इस नेक्स्ट लिम में यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो लगना है ये नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे लगना है। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या हुआ? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब ये हो गया कि ये जो भी उस सप्लाई की वैल्यू होगी उसके ऊपर ही टीसीएस लगना है। मीनिंग देयर बाय अगर कोई सप्लाई अगर 10,000 रुपीज की है और उसके ऊपर अगर 10% अगर सपोज रेट एप्लीकेबल है, टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 11,000 हो जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है विच इज 10,000 उसके ऊपर ही टीसीएस लगना है, जो जीएसटी पार्ट है उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगना है। मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर। अदर सप्लायर से मतलब ये हो गया कि
अगर कोई ईसीओ अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को, अपने स्टॉक को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचता है, या अगर कोई सप्लायर है उसने एक पोर्टल बना लिया और पोर्टल के थ्रू अगर वो अपने ही गुड्स को अगर बेचता है, तो वो उनके ऊपर टीसीएस की कोई प्रोविजन नहीं है, और वो राइटफुली होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि उस केस में तो उसकी जीएसटी पे करने की ही लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए उस केस में ये बात कहेगी कि उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मीनिंग दिया भाई, ईसीओ अगर सप्लाई करता है किसी दूसरे सप्लायर की गुड्स को अपने ईसीओ अपने 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 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उसी सिचुएशन में ये सेक्शन 52(1) की प्रोविजंस ट्रिगर करेंगे, नॉट अदरवाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिम जो इस डेफिनेशन का है, जिसे हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, वो ये है कि ये टीसीएस की प्रोविजंस वहीं एप्लीकेबल होंगी जहां पे कंसिडरेशन इज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर। मीनिंग देयर बाय कि अगर कंसिडरेशन, अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे कंसिडरेशन इज नॉट टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर, तो उस केस में ये प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन उस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी। मीनिंग देयर बाय कि टीसीएस उस केस में, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको टीसीएस उस ट्रांजैक्शन पे काट के जमा नहीं करवाना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि सेक्शन 52(1) में कौन सी वैल्यू पर टीसीएस कटना है, इस बारे में उन्होंने ये लिखा कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे टीसीएस कटना है। इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया, और इस एक्सप्लेनेशन में क्या कहा इन्होंने ये कहा, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज शेल मीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये हुआ कि टीसीएस काटने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लायबिलिटी है, वो ईसीओ पर तभी है वही टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज के केस में टीसीएस काटना है जौन सी सर्विसेज के ऊपर ये मैंडेट ईसीओ पर डाल दिया गया अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9 के उन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जो जीएसटी के लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का मैंडेट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीओ पर ही है। उनको छोड़ करके बाकी सभी, अगर कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज यहाँ से ईसीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई सप्लाई होती है, तो उन सभी के ऊपर उस ईसीओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जीएसटी और उसको टीसीएस काट करके जमा करवाना है। अच्छा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डायग्राम में मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ पे ये ईसीओ का ट्रांजैक्शन होता ही कैसे है, इस ईसीओ के ट्रांजैक्शन के डिफरेंट लिम्स और डिफरेंट एस्पेक्ट कौन से हैं, उनको यहाँ पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक कस्टमर है। ये कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया, एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, और ये ऑर्डर प्लेस किया सपोज फ्लिपकार्ट जो एक ईसीओ है उसके थ्रू इसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद में इसने अपने कार्ड के थ्रू या किसी भी और मोड के थ्रू इसने ऑनलाइन पेमेंट भी इस ईसीओ के पास कर दी। तो ये ऑर्डर और पेमेंट दोनों ईसीओ के पास चले गए। ईसीओ ने ये ऑर्डर जो था ये कंसर्न सप्लायर को यहाँ दे दिया, और कंसर्न सप्लायर ने जो इनवर्ट सप्लाई अपनी ली थी उसके बेस पे उसने वो आउटवर्ड सप्लाई कर दी। कि उसने वो जो भी गुड्स या सर्विसेज जो रिक्वेस्ट की थी, इस कस्टमर ने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी, वो गुड्स या सर्विसेज उसने शिप कर दी, और ये डिलीवरी वैन के थ्रू ये अल्टीमेटली यहाँ पे इस कस्टमर को डिलीवर हो जाती है। अब जो डिफरेंट प्रोविजंस जो सेक्शन 52 की टीसीएस से रिलेटेड हैं, उन प्रोविजंस को एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा सेक्शन 52 में ईसीओ के ऊपर ये मैंडेट डाला गया कि ईसीओ ने टीसीएस कलेक्ट करना है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 10,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 है, ना कि 11,000, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। सो इस 10,000 की वैल्यू पर 0.5% के हिसाब से जो कि नोटिफाई किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 52/2018 डेटेड
20 सितंबर 2018। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सीबीआईसी ने ये रेट नोटिफाई किया। हालांकि उनके पास मैंडेट था 1% तक का वो टीसीएस का रेट नोटिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जीएसटी काउंसिल की कंसल्टेशंस के बाद में उन्होंने जो रेट जो नोटिफाई किया वो सीजीएसटी रेट जो नोटिफाई किया वो किया 0.5%। एंड अकॉर्डिंगली जो उन्होंने एसजीएसटी रेट भी जो नोटिफाई किया वो भी उन्होंने 0.5% किया। अकॉर्डिंगली क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी 10,000 रुपीज है, देन अकॉर्डिंगली इसको सीजीएसटी जो कलेक्ट करना पड़ेगा वो 50 रुपीज इस 11,000 रुपीज जो इससे कलेक्ट किए, जो इस ईसीओ ने इस कस्टमर से 11,000 रुपीज ये वाले जो कलेक्ट किए, इसमें से 50 रुपीज सीजीएसटी उनको विदहोल्ड करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली एसजीएसटी भी 50 रुपीज ही विदहोल्ड करना पड़ेगा। इस हिसाब से जो ये 100 रुपीज इन्होंने विदहोल्ड कर लिए, इस ईसीओ ने, फ्लिपकार्ट ने ये 100 रुपीज जो विदहोल्ड किए इस ट्रांजैक्शन पे अंडर सेक्शन 52(1), ये इस ईसीओ को जमा करवाने पड़ेंगे बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मीनिंग देयर बाय अगर ये ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर मंथ में हो रहा है विच इज अक्टूबर 2020, तो देन बाय 10th ऑफ नवंबर ये 100 रुपीज जो इस ईसीओ ने कलेक्ट किए हैं, ये अमाउंट इनको कॉमन पोर्टल पे जाकर के इनको पे करना पड़ेगा। ये जो बात है, ये वाली बात बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ ये टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, ये बात जो सेक्शन ने लिखी वो सेक्शन 52(3) में ये वाली बात लिखी गई। और वहां ये भी बात लिखी गई कि ये ईसीओ को जब ये अपना टैक्स पेमेंट करना है तो वहां पे ये टैक्स पेमेंट के लिए सिर्फ वहां पे उसे कैश ही जमा करवाना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय कि आईटीसी के थ्रू जो ये अपनी लायबिलिटी है टीसीएस को पे करने की, ये वाली आईटीसी के थ्रू ये लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की जा सकती, ये सिर्फ कैश के थ्रू ही डिस्चार्ज की जा सकती है। एक बार इस ईसीओ ने जब सेक्शन 52(3) में ये टैक्स जमा कर दिया, उसके बाद में इनको एक अपनी रिटर्न भी जमा करवानी पड़ेगी विच इज जीएसटीआर 8 जिसका नोटिफाइड फॉर्म है। और ये नोटिफाइड फॉर्म जो किया गया है सेक्शन 52(4) में ये नोटिफाइड फॉर्म नोटिफाई किया गया है। अब ये जब यहाँ से ये जीएसटीआर 8 जब यहाँ से फाइल की इस ईसीओ ने, तो ये कॉमन पोर्टल पे फाइल करेगा और अकॉर्डिंगली उसमें डिटेल देगा कि कौन से सप्लायर की कितने ट्रांजैक्शन पे कितनी वैल्यू की सप्लाई की इन्होंने, कितनी वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर मंथ में कोई रिटर्न्स भी अगर आई है तो उस रिटर्न्स की वैल्यू क्या है और कितना अमाउंट इन्होंने एक्चुअल में कलेक्ट किया, इस ईसीओ ने कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर मंथ में कलेक्ट किया। ये सारी इंफॉर्मेशन इस ईसीओ को जीएसटीआर 8 जो इसकी मंथली रिटर्न है उस रिटर्न में ये सारी डिटेल उसको सप्लायर वाइज ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली जब ये सप्लायर अपनी आउटपुट लायबिलिटी सेक्शन 37 में जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको हम जीएसटीआर 1 भी बोलते हैं, जब ये इसकी सप्लाई के ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा जिसमें ये ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल देगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कहाँ चले जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कॉमन पोर्टल पे चली जाएगी। तो जब ये कॉमन पोर्टल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उस सिचुएशन में कॉमन पोर्टल ये जो इंफॉर्मेशन जो सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में दी है और जो इंफॉर्मेशन ईसीओ ने अपनी जीएसटीआर 8 में दी है, इन दोनों को कंपेयर करेगा और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी तो उन डिस्क्रिपेंसीज को दोनों ईसीओ को एज वेल एज टू दी सप्लायर को नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो प्रोविजंस हैं, क्या कंपोजिशन डीलर जो है, कंपोजिशन डीलर भी ये प्रोविजन क्या ईसीओ के थ्रू अगर कंपोजिशन डीलर अगर सप्लाई क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, पहला क्वेश्चन तो ये वाला है। तो इस बात को लेकर के क्लैरिफिकेशन ये है कि सेक्शन 10(2) और सेक्शन 10(2)(a ये दो जो हमारी कंपोजिशन स्कीम्स है, कंपोजिशन स्कीम 1 जो बेसिकली फॉर गुड्स के लिए थी और कंपोजिशन स्कीम 2 जो बेसिकली फॉर सर्विसेज के लिए है, उनको डील करती है। इन दोनों सेक्शंस में ये एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन सप्लायर में ही ये वाली बात को क्लियर कर दिया गया है कि वो ईसीओ के थ्रू कोई भी सप्लाईज नहीं कर सकता है। ईसीओ की सर्विसेज क्योंकि कंपोजिशन डीलर ले ही नहीं सकता, इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ
TCS in that case। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे इशू किया गया, वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया है सेक्शन नोटिफिकेशन 67 बाई 2017 जो 15/11/2017 को इशू किया गया। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बात कही गई? इस नोटिफिकेशन में ये वाली बात कही गई, इससे पहले मैं आपको इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करें, इससे पहले मैं रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट जो ईसीओ के हैं और जो सप्लायर ईसीओ के थ्रू जो गुड्स या सर्विसेज को रेंडर कर रहा है उसके बारे में भी एक मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेक्शन जो ईसीओ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वह प्रोविजंस जो है वो सेक्शन 24 में कवर की गई हैं, मीनिंग देयर बाय कि उनके लिए हर ईसीओ के लिए मैंडेटरी है कि उसको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी जीएसटी में। और उसका क्लॉज 10 जो है वो इस चीज़ के बारे में लिखता है कि ईसीओ को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। लाइकवाइज सेक्शन 24(1) में क्लॉज 9 जो है वो ये रिकमेंड करता है कि जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है कोई भी सप्लायर थ्रू ईसीओ, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, राइट। तो दैट मीन्स ईसीओ के लिए भी मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन, और जो सप्लायर्स गुड्स या सर्विसेज रेंडर करेंगे थ्रू ईसीओ उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। अगर हम इसको इस पर्टिकुलर प्रोविजन को स्टैंड अलोन बेसिस अगर देखते हैं तो इसका मतलब अगर कोई भी छोटा सप्लायर है, अगर उसने कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर सप्लाई करने की कोशिश करता है थ्रू सम ईसीओ, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल होता छोटे छोटे सप्लायर्स के लिए। तो ऐसे छोटे सप्लायर्स को हेल्प आउट करने के लिए नोटिफिकेशन 65/2017 सेक्शन 23(2) में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, और उसमें मैंडेट ये दिया गया है कि अगर कोई भी छोटा सप्लायर ऑफ सर्विसेज है जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपीस से कम है, तो उस सिचुएशन में उसको रजिस्ट्रेशन जो अदरवाइज मैंडेटरी है 24(1) क्लॉज 9 के अंडर, उससे एग्जेम्पशन दे दी गई है। मीनिंग देयर बाय अगर एक छोटा सप्लायर जिसकी 20 लाख रुपए टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर नहीं है, अगर वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और वो सर्विसेज के केस में अगर तो उसको रजिस्ट्रेशन अदरवाइज सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में अदरवाइज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के थ्रू उसको एग्जेम्पशन दे दी गई है कि अप टू 20 लाख रुपीस तक के टर्नओवर के केस में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सो मीनिंग देयर बाय यहाँ पे बेसिकली हमारे दो नोटिफिकेशन हो गए। सेक्शन 20 नोटिफिकेशन 65/2017 में छोटे जो सप्लायर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दे दी गई अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका 20 लाख रुपीस टर्नओवर जो सेक्शन 22 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अगर उनकी क्रॉस नहीं की गई है वो। और दूसरा नोटिफिकेशन 52/2018 जिसमें ये प्रिस्क्राइब किया, जिसमें गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया कि 0.5% विल बी द एक्चुअल रेट ऑफ TCS जो गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा और इस रेट से TCS काटा जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अभी ये नोटिफिकेशन के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने जैसा कि यहाँ देखा सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे एजेंट को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया, एजेंट को यहाँ पे इसके परव्यू से एक्सक्लूड कर दिया गया। और मैंने आपको बताया कि ये एक्सक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि एजेंट को अगर वो एजेंट ऐसा है जो शेड्यूल 1 एंट्री पैरा 3 में कवर्ड है, तो उस केस में तो वो सप्लाई ही बन जाती है, तो इसलिए वहाँ TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे तो एक्चुअल जो भी जीएसटी होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। तो इस ईसीओ के एम्बिट से दो लोगों को रिलीफ दी गई है कि वो लोग इस केस में उन लोगों के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो एक जो रिलीफ दी गई है वो दी गई है टू सप्लायर ऑफ गुड्स, और दूसरी रिलीफ दी गई है टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में अगर सपोज कोई भी सप्लायर अगर ईसीओ को सप्लाई करता है, तो क्योंकि वो शेड्यूल 3 पैरा
शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर वो सप्लाई ही बन जाती है, तो उसके ऊपर जीएसटी ही एप्लीकेबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस केस को टीसीएस की प्रोविजन यहाँ पे इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अरेंजमेंट, ये एजेंट वाला अरेंजमेंट नहीं है, और एजेंट वाला अरेंजमेंट भी कौन सा अरेंजमेंट, एजेंट वाला अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट जो कि कवर्ड है अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3 में जो कवर है, अगर वैसा अरेंजमेंट नहीं है और कोई भी और किसी भी तरह का अरेंजमेंट है जहां सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है थ्रू ईसीओ, तो उस केस में सेक्शन 52(1) की प्रोविजन ट्रिगर हो जाएंगी और टीसीएस की प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, सेकंड जो एग्जेम्पशन दी गई है, वो सेकंड एग्जेम्पशन जो दी गई है वो दी गई है सर्विसेज के ऊपर। ये सेकंड एग्जेम्पशन दी गई है सर्विसेज के ऊपर। जो एग्जेम्पशन दी गई है उसमें कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डीम्ड सप्लाई मान लिया गया है। कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डीम्ड सप्लाई मान लिया गया है, और इसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, वो नोटिफिकेशन 17/2017, और ये है हमारा सीजीएसटी एक्ट में इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए, और नोटिफिकेशन 14/2017 ये है आईजीएसटी एक्ट में, ये हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए है। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? इस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो ये 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? हाउस कीपिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है किसी ईसीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू, या अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में ये ईसीओ जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जीएसटी की, दे विल बी कंसिडर टू बी डीम्ड सप्लायर। मीनिंग देयर बाय, अगर एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो अभी हम लोगों के पास एक वेबसाइट है, पोर्टल है, अर्बन क्लैप के नाम से हमारे पास एक पोर्टल है। अगर हमारे को सपोज अपने हाउस कीपिंग करवानी है, घर की सफाई करवानी है, जैसा कि दिवाली में अक्सर हम लोग करवाते हैं, तो उस केस में अगर हम अर्बन क्लैप के थ्रू अगर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं और उससे सफाई करवाते हैं, तो क्योंकि ये सर्विस नोटिफाई हुई है अंडर नोटिफिकेशन 17/2017 या 14/2017, तो अगर हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाईज है या हमारी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, उस केस में जो सर्विसेज हमने, वो सप्लायर जिसने आके हमारे घर में सप्लाई की और जिसको हमने एंगेज किया थ्रू अर्बन क्लैप के पोर्टल से, हमने जिसको एंगेज किया है, अगर वो सप्लायर ने आकर के हमारे घर में सफाई की और हमने उसको जो भी कंसिडरेशन उसके लिए पे की है, उस ट्रांजैक्शन या उस सप्लाई के लिए ये ईसीओ जो है, विच इज अर्बन क्लैप, ये अर्बन क्लैप जो ईसीओ है, ये अर्बन क्लैप ईसीओ उसका उस सप्लाई का सप्लायर माना जाएगा, और इसकी जो भी इस सर्विस से रिलेटेड उस ट्रांजैक्शन में जो भी जीएसटी के लायबिलिटी जो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर की थी, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो आदमी मेरे घर में सफाई करने के लिए आया, सर्विस प्रोवाइडर वो आदमी है, ना कि अर्बन क्लैप, क्योंकि अर्बन क्लैप ने तो सिर्फ अर्बन क्लैप के प्लेटफॉर्म को यूज करके मैंने उस आदमी को एंगेज किया है। अर्बन क्लैप ने मुझे सर्विसेज नहीं दी है, सर्विसेज जो मुझे दी है वो तो उस आदमी ने दी जिसने आके घर में एक्चुअल में सफाई की है। लेकिन ये 2 नोटिफिकेशंस के माध्यम से सीबीआईसी ने इन सप्लाईज को डीम्ड सप्लाई मान लिया और कहा कि इस केस में, जैसे ये इस केस में अर्बन क्लैप जो होगा, वो अर्बन क्लैप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि उसे ये ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन की जीएसटी की लायबिलिटी उसे डिस्चार्ज करनी है। अब क्योंकि अर्बन क्लैप डीम्ड सप्लायर ही बन गया है इस केस में, तो इसलिए उसको टीसीएस इस ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं काटना है। लाइकवाइज दूसरी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे ओयो रूम्स हैं। ओयो ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे लोग बाग जिनके पास रूम्स अवेलेबल होते हैं, वो वहां पर रजिस्टर करते हैं, और किसी भी आदमी को अगर कोई रूम की ज़रूरत है तो वो ओयो के प्लेटफॉर्म से जा करके वहां से कोई भी जो रूम उन्हें पसंद आता है उसको ले लेते हैं, और कंसिडरेशन जो है वो ओयो को पे कर देते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर इस केस में कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर ओयो नहीं है। ओयो ने तो सिर्फ हमारे को एक प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड किया है। एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइडर तो वो होटल है जहां पे हम जाके रहते हैं, उसने सर्विस प्रोवाइड की है। लेकिन इस केस में भी, जैसा कि हम लोगों ने हाउस कीपिंग सर्विसेज के केस में देखा, इस केस में भी क्योंकि इसको डीम्ड सप्लाई मान लिया गया है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर चाहे ये होटल वाले की
चाहे वो इंडिविजुअल होटल वाला जिसने सर्विसेज मुझे एक्चुअल में रेंडर की हैं, अगर उसकी टर्नओवर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से कम भी है, इवन देन इसको डीम्ड सप्लाई मान लिया गया एंड दिस इज टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ईसीओ के हैंड्स में टैक्सेबल हो गया। और इस केस में जो जीएसटी लायबिलिटी है वो ईसीओ को डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी, टोटल जीएसटी लायबिलिटी ईसीओ डिस्चार्ज कर रहा है। तो इसलिए सेक्शन 52(1) टीसीएस के प्रोविजंस इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। सेम एग्जांपल को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर सपोज ये ओला है या उबर की सर्विसेज जो हो रही है, वहाँ पे भी मॉडल सेम रहता है। ओला और उबर ने तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर जो है उबर या ओला नहीं है, लेकिन उन केस में भी सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअल में वो ड्राइवर है जो हमारे को एक प्लेस से दूसरी जगह, दूसरे प्लेस पे लेके जाने के लिए गाड़ी लेके आता है। अब उस सिचुएशन में भी यहाँ पे जो किया गया है, यहाँ पे इन दोनों नोटिफिकेशंस के माध्यम से ये तीनों सप्लाईज को ये वाली बात मान ली गई कि ये डीम्ड सप्लाईज हैं, और डीम्ड सप्लाई के केस में जो जीएसटी के लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का जो ओनस है वो ओनस ईसीओ पे दे दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सेक्शन 52(1) कब ट्रिगर होगा, और हमने ये भी देखा कि इसमें जो नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो 52/2018 का नोटिफिकेशन हो, 65/2017 का हो, या 17/2017 या 14/2017 आईजीएसटी का हो, तो ये कैसे कैसे प्ले आउट करेंगे और इनकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले उनको देखते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ये नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा भी की, ये नोटिफिकेशन 17/2017 है। और इस नोटिफिकेशन में जो इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज हैं उनको कवर किया है, और 3 सर्विसेज जैसे कि मैंने बोला, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर सर्विसेज है, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अकोमोडेशन होटल इन वगैरह वो हो गई। और उसके अलावा जो उबर वाला एग्जाम्पल लिया हमने, प्लम्बर, कारपेंटिंग या कोई भी मेंटेनेंस की सर्विसेज, उन सर्विसेज को यहाँ पे किया गया है। लाइकवाइज ये नोटिफिकेशन 14/2017 है। यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज जो है उन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया और इनको डीम्ड सप्लाई मान लिया गया, और ये कहा कि इस केस में जो ईसीओ है, ईसीओ को जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर वो 20 लाख से कम भी हो। यहाँ पे अगेन वो तीनों सर्विसेज सेम रेप्लिका जो हमने अभी जो नोटिफिकेशन देखा 17/2017, उसी का सेम रेप्लिका है ये नोटिफिकेशन, सिर्फ यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाईज को इंक्लूड किया गया है। ये होटल्स का भी आ गया, और ये प्लम्बिंग और ये जो उबर के हमने एग्जांपल देखे वो भी यहाँ पे कवर हो गए। ओके, ये 65/2017 जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 9(5) वाले जो है 9 वाले ट्रांजैक्शंस को उनको छोड़ करके बाकी जितने 9 जो सबसेक्शन 5 सेक्शन 9 में जो नोटिफाइड 3 सर्विसेज जो अभी हमने बात की, हैट वाली, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, उन 3 सर्विसेज को छोड़ करके बाकी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसका टर्नओवर 20 लाख नहीं होता तो उनको यहाँ पे सेक्शन 23(2) में एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मीनिंग देयर बाय अगर वो ईसीओ के थ्रू अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते भी हैं, 9(5) वाली सर्विसेज जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं उनको छोड़ करके अगर वो कोई ऐसी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया और उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे दोस्तों, तो इसका मतलब ये भी है, इसका इम्प्लाइड मतलब ये भी है कि उनको टीसीएस की प्रोविजंस भी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये वो नोटिफिकेशन 52/2018 जिसके अंदर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि 0.5% के हिसाब से, हालांकि सेक्शन 52(1) मैंडेट देता है, अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को कि वो 1% तक का टीसीएस का रेट को नोटिफाई कर सकते थे, लेकिन फाइनली जो रेट नोटिफाई हुआ है वो 0.5% है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0.5% सीजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, और 0.5% ही एसजीएसटी हो गया, और अकॉर्डिंगली 1% जो हो गया वो 1% आईजीएसटी का रेट नोटिफाई किया गया है फॉर टीसीएस विद होल्डिंग अंडर सेक्शन 52(1).
नेक्स्ट सेक्शन जो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 52(2) और इसमें ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है द पावर टू कलेक्ट अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो टीसीएस का अमाउंट था, शेल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर, मीनिंग देयर बाय के सेक्शन 52(1) में जैसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है वहाँ पे 1% टीसीएस तो काट करके जमा करवाना ही है जो ईसीओ है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्शन इम्प्लाई ये क्लैरिफिकेशन ये दे रहा है कि जो बाकी अमाउंट जो ईसीओ के पास है 1% तो उससे टीसीएस जमा करवा दिया, बाकी 99% जो कंसिडरेशन है प्लस जो जीएसटी अमाउंट है वो अमाउंट जो ईसीओ के पास है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि सेक्शन 79 में जो डिमांड एंड रिकवरी की जो अथॉरिटी या जो पावर्स जो दी गई हैं प्रॉपर ऑफिसर्स को सेक्शन 79 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, उनके हिसाब से गार्निशिंग प्रोविजन जो सेक्शन 79(1) सी क्लॉज में गार्निशिंग प्रोविजन जो है वो दी गई हैं प्रॉपर ऑफिसर को, जहां पे प्रॉपर ऑफिसर किसी भी ऐसे पर्सन जिसकी कोई डिफॉल्ट हो, उस डिफॉल्ट जिसकी जीएसटी पेमेंट की कोई डिफॉल्ट हो, तो उस अमाउंट की रिकवरी के लिए किसी भी ऐसे पर्सन जिससे ये डिफॉल्टिंग पर्सन ने पैसे लेने हैं, उनको वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो पैसे उस डिफॉल्टिंग पर्सन को ना दे करके वो पैसे डायरेक्टली प्रॉपर ऑफिसर को दे, ताकि जो पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड है उस डिफॉल्टिंग पर्सन के अगेंस्ट उनकी रिकवरी की जा सके। इन प्रोविजन को ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है इसको हम गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स के नाम से भी जानते हैं, और इनका डिटेल में जो जैसा मैंने बताया सेक्शन 79(1) में डिटेल में ये वाला राइट उनको दिया गया है। यहाँ सेक्शन 52(2) में यहाँ पे सिर्फ यही बात को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, 1% तो जो टीसीएस जो ईसीओ है उसको 1% तो जमा करवाना है इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, बाकी 99% जो बाकी रह गया उसको भी गार्निशिंग प्रोसीडिंग जो 79(1) में जो पावर है रिकवरी की पावर्स हैं प्रॉपर ऑफिसर के पास, उसको भी रिकवर कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर रिकवर कर सकता है फ्रॉम ईसीओ, और वो डायरेक्शन दे सकता है ईसीओ को कि 99% भी जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को पे कर दिया जाए रादर देन पेइंग टू दी सप्लायर। तो ये वाली बात का सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये वाले राइट्स ये 99% भी रिकवर किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 79 में गार्निशिंग प्रोसीडिंग्स के अंडर। नेक्स्ट सबसेक्शन जो है वो सबसेक्शन 52(3) है। सेक्शन 52(3) जैसा कि हम लोग जब सेक्शन 52(1) की प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने देखा था कि वहाँ पे ये जो टीसीएस जो पे करना है, वो टीसीएस पेमेंट जो करना है वो आईटीसी के थ्रू टीसीएस की लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। टीसीएस की पेमेंट जो है वो टीसीएस की पेमेंट पहली बात तो बाय 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ करनी है, ये तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है। और दूसरी बात ये वाली भी है कि ये वाली जो पेमेंट करनी है, ये वाली पेमेंट कैश में ये वाली पेमेंट करनी है। तो दैट मीन्स आईटीसी अगर सपोज उस टीसीएस के पास आईटीसी अगर कुछ पड़ा भी हुआ है पहले, तो आईटीसी को यूज किया जा सकता है ओनली टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, अगर कोई हो तो उसी के लिए उसको यूज किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली टीसीएस अगर टीसीएस की कोई पेमेंट अगर पेंडिंग है तो उसकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश में ही की जा सकती है, और इसी बात को बहुत क्लियरली मेंशन किया रूल 85(4) ने बहुत क्लियरली मेंशन किया, जहां उन्होंने ये सेक्शन 52 का भी रेफरेंस देते हुए उन्होंने सेक्शन 51 जो टीडीएस की प्रोविजन है 52 और रिवर्स चार्ज वगैरह ये सारी उनका वो देते हुए, और उन्होंने ये लिखा shall be made by debiting the electronic cash ledger maintained under Rule 87 of the electronic liability register shall be credited accordingly, meaning thereby के टीसीएस के liabilities जो है कैश लेजर के थ्रू ही पे डिस्चार्ज हो सकती है, आईटीसी जो क्रेडिट लेजर है उसके थ्रू वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। यहाँ से एक बात और भी, वैसे ये इस बात इम्प्लाइड ही है लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे उसको हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये भी है कि जो हमारी सेक्शन 22 या सेक्शन 24 की जो रजिस्ट्रेशन है, जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और जो सेक्शन 52 में जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, ये दोनों रजिस्ट्रेशंस के पर्पस अलग अलग पर्पस हैं।
सेक्शन 52 में रजिस्ट्रेशन टीसीएस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए है, और सेक्शन 22-24 में जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर कोई हो तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए है। तो अगर एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी हो और जिसके ऊपर टीसीएस की प्रोविजंस भी अप्लाई हो रही हो, तो उसको दोनों रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और उसको दोनों ही कंप्लायंसेस जो है जो टाइम टू टाइम कंप्लायंसेस हैं उसको वो दोनों ही कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। ओके, सेक्शन 52(4) के बारे में अब बात करते हैं। सेक्शन 52(4) जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 52(1) को डिस्कस करते हुए भी कहा था, सेक्शन 52(4) ये मैंडेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि हर ईसीओ को एक स्टेटमेंट, ये वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, ये रिटर्न वर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सेक्शन 39 में रिटर्न वर्ड यूज किया गया है, लेकिन सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 जहां जाती है वहां पे वर्ड वहां पे भी इन्होंने वर्ड स्टेटमेंट ही यूज किया। तो सेक्शन 52 की जो मंथली रिटर्न जानी है जीएसटीआर 8 में, उसके लिए भी इन्होंने वर्ड जो यूज किया है फ्रेंड्स, वो वर्ड्स इन्होंने स्टेटमेंट ही यूज किया है। तो इन्होंने कहा कि ईसीओ को एक स्टेटमेंट मंथली फाइल करनी पड़ेगी जो कि बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ वो स्टेटमेंट उसको फाइल करनी पड़ेगी। और उसमें क्या क्या देगा, उसमें जितनी भी आउटपुट सप्लाईज होंगी, जितनी भी रिटर्न्स आई होंगी, जितना भी कैश इसने कलेक्ट किया है किसी पर्टिकुलर सप्लायर की गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए, उन सभी का ब्यौरा उसको इस रिटर्न में देना पड़ेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से एक नया प्रोविजन, एक मैंडेट दिया गया कमिश्नर सीजीएसटी और कमिश्नर जीएसटी को कि वो चाहें तो ये सेक्शन 52(4) की, क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी रिटर्न्स सबमिट करने की डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो ये वाला अब प्रोविजन, ये वाली अथॉरिटी जो है डेट एक्सटेंड करने की, ये अब कमिश्नर्स को दे दी गई है। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा रूल 67 में ये फॉर्म नोटिफाई किया गया, फॉर्म जीएसटीआर 8, हम लोगों ने 52(1) की प्रोविजंस को पढ़ते हुए भी देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि जो रिटर्न, जो मंथली रिटर्न जो जानी है, जो 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जानी है दोस्तों, उसके लिए फॉर्मेट जो टीसीएस, जो ईसीओ के लिए जो नोटिफाई किया गया है वो जीएसटीआर 8 नोटिफाई किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 52(5) जो है वो डील कर रहा है एनुअल रिटर्न की प्रोविजंस को लेकर के। जो ईसीओ है, ईसीओ को ना सिर्फ अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं जीएसटीआर 8 में, जैसा कि हमने 52(4) में देखा, उसको ही इज आल्सो अंडर ऑब्लिगेशन टू फाइल एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न उनको जैसे नॉर्मल सप्लायर के लिए जैसा होता है 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, जैसा कि नॉर्मल सप्लायर्स के लिए ये डेडलाइन दी हुई है, ठीक वैसी ही डेडलाइन जो ईसीओस हैं उनको भी अपनी रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करने का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है। इसके लिए ये रूल 80 सब रूल 2 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर वो फॉर्म जो जीएसटीआर 9B, जो एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म है टीसीएस के लिए जीएसटीआर 9B, तो ये वाला फॉर्म जो है ये रूल 80 सब रूल 2 में ये वाला फॉर्म को नोटिफाई किया गया है। 52(6) बात जो कर रहा है वो 52(6) बात ये कर रहा है कि इन केस अगर सपोज 52(4) में कोई भी रिटर्न अगर फाइल हुई, मंथली रिटर्न जीएसटीआर 8 में तो फाइल होनी है, अगर कोई भी रिटर्न फाइल हुई और लेटर ऑन ईसीओ को पता लगा कि कुछ उसमें प्रोविजन, कुछ उसमें जो पर्टिकुलर्स जो सबमिट किए गए हैं वो पर्टिकुलर्स करेक्टली सबमिट नहीं हुए हैं, उसमें कुछ गलती है, तो उस सिचुएशन में वहाँ सक्सीडिंग मंथ्स में की जो हमारी जो सक्सीडिंग मंथ्स की जो जीएसटीआर 8 जो ईसीओ को फाइल करनी है उनमें वो करेक्शंस कर सकता है। और अगर सपोज अगर कोई डेफरमेंट ऑफ टैक्स इस तरह की कुछ अगर होती है तो उस केस में उसको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में उसको इंटरेस्ट भी जमा करवाना पड़ेगा। ये प्रोविजन जो दी गई है, ये प्रोविजन दी गई है सेक्शन 52(6). और जैसा नॉर्मली होता है हमारे नॉर्मल सप्लायर्स के लिए भी, अगर जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जो भी करेक्शंस हैं वो
सितंबर बाय एंड ऑफ, जब सितंबर की रिटर्न हम फाइल करते हैं, सक्सीडिंग ईयर के सितंबर की रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, तो तब तक ही उनको पास ये अथॉरिटी, उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अब ठीक वैसे ही सेम रिस्ट्रिक्शन जो है, सेम टाइमलाइन जो है यहाँ पे भी दी गई है, सेक्शन 52(6) में भी दी गई है। मीनिंग दे भाई, अगर कोई रिटर्न ईसीओ की रिटर्न अगर ईसीओ की रिटर्न जो फाइल हुई है, वो ईसीओ की रिटर्न फाइल हुई है सपोज 2021 की रिटर्न सपोज फाइल हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब नेक्स्ट ईयर की सितंबर 21 में जो 30 सितंबर 2021 जो आएगा, 30 सितंबर 2021 जो आएगा, तब तक वो अपने कोई भी करेक्शन जो करनी है, उन्होंने जो 2021 में जो उन्होंने रिटर्न जो की है, जो भी करेक्शंस करनी है, वो करेक्शंस को तब तक वो कर सकते हैं। उसके बाद में करेक्शंस करनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो सिमिलर टाइमलाइन जो एक नॉर्मल सप्लायर्स के लिए है, सिमिलर टाइमलाइंस यहाँ पे सेक्शन 52(6) में भी करेक्शंस करने के लिए दी गई है। सेक्शन 52(7) दोस्तों जो है, ये सेक्शन 52(7) ये बात कर रहा है सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। अब ईसीओ ने जो टैक्स कलेक्ट किया, जो सप्लायर को पेमेंट करनी थी, जो पेमेंट सप्लायर की है, ईसीओ के पास पड़ी है, और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज ने सप्लायर को जो पेमेंट, जो ईसीओ को पेमेंट कर दी, तो उसमें से जो टीसीएस जो काटा, ईसीओ ने जो टीसीएस काटा, अब ये जो टीसीएस है, इसको जो सप्लायर है उसको क्लेम करना पड़ेगा। और क्लेम कैसे कर सकता है? वो सप्लायर अपने ऑनलाइन पोर्टल में जाएगा, लॉगिन करेगा, और वहाँ पे जाकर के उसको ये जो टीसीएस जो कटा है, जो ईसीओ ने काटा है, उसको क्लेम करेगा। और जैसे ही वो उसको क्लेम करेगा, तो वो टीसीएस का अमाउंट उसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और एक बार कैश लेजर में जब उसका ईसीओ का अमाउंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, तो उसके बाद में वो उसको एज कैश यूज कर सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट, या वो ये भी, अगर उसकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है और उसे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं होगी, तो उस केस में वो उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता है। सेक्शन 52(8) जो है, वो सेक्शन 52(8) कहता है कि डिटेल्स ऑफ फर्निशिंग सप्लाईज। सो हम लोगों ने जैसा देखा कि ईसीओ ने 52(4) में आपने जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनकी डिटेल्स उसने फर्निश करनी है। और इसी प्रकार से जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, जो उसको भी अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है वो GSTR 1 में डिटेल, उसको इनवॉइस वाइज डिटेल्स वहाँ पे शो करनी है। तो इन दोनों जो दो सोर्सेज से सेम इंफॉर्मेशन जो दो सोर्सेज से आ रही है, जब ये दोनों कॉमन पोर्टल पे ये दोनों रिटर्न्स आ जाएंगी, तो कॉमन पोर्टल इन सारे ट्रांजैक्शंस को मैच करेगा, और मैच करने के बाद में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज अगर नोटिस करेगा, तो वो डिस्क्रिपेंसीज को नोटिफाई कर दिया जाएगा। और नोटिफाई कैसे किया जाएगा? अगर सप्लायर को अगर इंफॉर्मेशन जो देनी है, जो भी डिस्कनेक्ट, मतलब जो डिस्कनेक्ट आए GSTR 8 और GSTR 1 ऑफ सप्लायर, GSTR 8 फाइल की ईसीओ ने, और GSTR 1 जो फाइल की वो सप्लायर ने फाइल की। अब उनके अंदर कोई भी अगर डिस्कनेक्ट आएंगे, तो वो सप्लायर को नोटिफाई किए जाएंगे GST MIS 3 के फॉर्मेट में। दिस इज अ नोटिफाइड फॉर्म। और इस ठीक उसी प्रकार से जो ईसीओ को जो नोटिफाई करने हैं, ताकि ईसीओ के एंड पे अगर कोई गलती हुई है तो वो करेक्शन कर दे, तो वो जो है उसके लिए फॉर्मेट जो नोटिफाइड है, वो GST MIS 4 नोटिफाइड है उसके लिए। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर मंथ में, सपोज सितंबर 2020 की रिटर्न जैसे अभी जाएगी, वो सितंबर 2020 की रिटर्न हमारी 10 अक्टूबर तक जानी है। 10 अक्टूबर तक हमारी रिटर्न हमारी जानी है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी अगर कोई डिस्कनेक्ट होंगे, जो डिटेल्स जो ईसीओ ने फाइल की, या जो डिटेल जो सप्लायर ने GSTR 1 में जो फाइल की, उनकी मैचिंग के बाद में जो भी डिफरेंसेस होंगे, वो दोनों को नोटिफाई कर दिए जाएंगे, ताकि दोनों फिगर आउट कर सके, अपने नंबर्स को चेक कर सके, और जिसको भी करेक्शन करने की जरूरत है, वो करेक्शन अपने जिस महीने में ये अमाउंट
जिस महीने में ये MIS3 या MIS4 में वो डिस्क्रिपेंसीज उनको नोटिफाई की गई हैं, जब वो उस महीने की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस महीने की रिटर्न में वो करेक्शन जो भी करनी है करेक्शन कर दी जाए, ताकि अगर ये करेक्शन नहीं होगी और अगर ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा कि ECO ने अमाउंट जो नोटिफाई किया GSTR 8 में सेक्शन 52(4) में जो हमने देखा, अगर वो अमाउंट ज़्यादा है और जो GSTR 1 में जो सप्लायर ने जो अमाउंट अगर सप्लायर ने जो अमाउंट मेंशन किया वो अमाउंट अगर कम है, तो जिस महीने में ये अमाउंट MIS GST MIS3 और MIS4 में नोटिफाई किया गया था, उस महीने की जब रिटर्न जाएगी तो उस महीने की रिटर्न में उस महीने में उस जो सप्लायर है उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उतना अमाउंट एडिशनल ऐड कर दिया जाएगा और ऐड करने के बाद में उसको वो वाला अमाउंट जो है वो एडिशनली पे करना पड़ेगा। GSTR सेक्शन 52(10) जो है वो कह रहा है द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड अंडर GSTR 9, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर अमाउंट जो डिस्क्रिपेंसी है वो डिस्क्रिपेंसी अगर अमाउंट GSTR 8 में ज़्यादा है और जो ECO ने नोटिफाई किया वो ज़्यादा है, और जो अमाउंट जो GSTR 1 में सप्लायर ने जो अमाउंट भेजा है वो अमाउंट कम है, तो अगर ये करेक्शन नहीं की गई तो सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। और जो सेक्शन 52(11) है वो दोस्तों ये वाली बात बताता है कि अगर इस केस में अगर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी अगर सप्लायर की बनेगी तो उसको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जो 18% का रेट जो नोटिफाइड है वो नोटिफाइड रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 52(12) जो है ये बात कर रहा है कि कोई भी ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर वो नोटिस भेज कर के ECO से इंफॉर्मेशन कुछ मांग सकता है, और वो इंफॉर्मेशन दो तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। एक तो इंफॉर्मेशन ये मांग सकता है कि किसी भी सप्लायर ने उस ECO के थ्रू एक स्पेसिफाइड पीरियड में कितने अमाउंट की सप्लाई की है, और दूसरा बात ये भी है, दूसरी इंफॉर्मेशन जो मांग सकता है वो ये भी मांग सकता है कि कितना जो अमाउंट है ये स्टॉक जो है जो सप्लायर का स्टॉक ECO के हैंड्स में पड़ा हुआ है वो कितनी वैल्यू का स्टॉक उसके हैंड्स में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। ये दोनों चीज़ों के बारे में सेक्शन 52(12) में ECO से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। सेक्शन 52(13) दोस्तों बोलता है एवरी ऑपरेटर टू हुम द नोटिस हैज बीन इश्यूड। अगर इस तरह का नोटिस जो हम लोगों ने 52(11) में जो नोटिस की बात हम लोगों ने देखी है वो सेक्शन 52(12) में जो हमने नोटिफिकेशन की बात देखी है वो नोटिफिकेशन में अगर सपोज कोई इस तरह की अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई तो उसको जो ECO है विद इन 15 वर्किंग डेज उसको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी टू दी कंसर्न प्रॉपर ऑफिसर। और सेक्शन 52(14) जो कि लास्ट सबसेक्शन है वो ये वाली बात कहता है कि अगर ये अमाउंट अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट हुई, अगर सपोज कोई टैक्स अगर सपोज TCS काटना बनता था और नहीं काटा गया, अगर इस तरह की कोई भी अगर डिफॉल्ट होगी तो सेक्शन जो हमारा सेक्शन 122 है पेनल्टीज में, जहाँ पे पेनल्टी अप टू 25,000 रुपीज़ तक लेवी हो सकती है, तो वो वाली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है वो वाली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती है अगेंस्ट दी डिफॉल्टिंग ECO। इनके अलावा दोस्तों ये तो था हमारा सेक्शंस और जो नोटिफिकेशन इस सेक्शन से परटेनिंग इशू हुए हैं और जो रूल्स इस सेक्शन से रिलेटेड है ये तो उनके बारे में बात होगी। आइए क्विकली जो CBIC ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इशू किए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं। हम एक एक करके क्विकली इन सारे क्वेश्चंस को भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 244 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को डिफाइन किया गया है और वो डिफाइन कैसे किया गया है,
डिफाइन किया गया है सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी ऑपरेटर हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू अगर सपोज कोई भी गुड्स या सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स को अगर बेचता है तो उसे ई कॉमर्स डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 244 में। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो आदमी है जो ओन ऑपरेट या मैनेज करता है इस पोर्टल को जिसके थ्रू ई कॉमर्स हो रही है। इसके बाद में जो हमारे जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 52(1) को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने देखा था कि यस सेक्शन 24 क्लॉज 10 में ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी अगर होगा तो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। लाइकवाइज जो भी सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स के सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं क्या उनका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो इस बारे में भी जैसा हम लोगों ने सेक्शन 50 जैसे सेक्शन 52(10) को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे भी जो सेक्शन 24(9) है वहाँ पे ये मैंडेटरी किया गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं उनको अगर वो ईसीओ के थ्रू अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं और ईसीए के थ्रू अगर वो सप्लाईज कर रहे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था दोस्तों कि सेक्शन 23(2) में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया 65/2017 जिसमें सीबीएसई ने ये क्लियर किया कि जो डीम सप्लाई वाले 3 केसेस हैं उन केसेस को छोड़ दिया जाए अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है थ्रू ईसीओ और उसका टर्नओवर जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर नहीं बनता तो उसको सेक्शन 23(2) में ये 23(2) में उसको एग्जेम्पशन कर दी गई थी कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की उस केस में जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये है वेदर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट। यस, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में कुछ ऐसे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हर स्टेट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो स्पेशल प्रोविजंस रूल 12(1)(a) में स्पेशल प्रोविजन ऐड की गई जहाँ पे ये फैसिलिटेट किया गया कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो किसी स्टेट में जहां उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है वहां पे भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उस केस में उसको जो फॉर्म जो यूज करना है वो उसको फॉर्म REG 07 फॉर्म यूज करना है और REG 07 के पार्ट ए में उसको उस स्टेट का नाम देना है जहां पे वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है और पार्ट बी के केस में जब एड्रेस देना है तो उसको उस स्टेट का देना है जहां पे उसकी फिजिकल प्रेजेंस है। तो इस तरह से जिन स्टेट में वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उन स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लेने का प्रावधान है। ये फैसिलिटी दी गई है ईसीओ को और जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये वाला है वेदर वैल्यू ऑफ नेट टैक्सेबल सप्लाईज इज टू बी कैलकुलेटेड एट ग्रॉस लेवल और जीएसटी लेवल। तो ऑफ कोर्स ये जीएसटी लेवल पे होनी है क्योंकि जो टीसीएस जो कटेगा उस टीसीएस का क्रेडिट भी जो है जो सप्लायर है रजिस्टर्ड सप्लायर है उसको क्रेडिट भी उसको लेना है। तो इसलिए ये जो वैल्यू ऑफ नेट टैक्सेबल सप्लाईज जो है वो ईसीओ को जीएसटीएन लेवल पे निकालनी पड़ेगी ना कि ग्रॉस लेवल पे निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर फॉरेन कॉमर्स ऑपरेटर है जो बाहर से ऑपरेट कर रहा है लेकिन यहाँ के सप्लायर्स की गुड्स या सर्विसेज को ऑफर कर रहा है और यहाँ के क्लाइंट्स को अगर या इंडिया में बेस्ड क्लाइंट्स को अगर वो सर्विसेज या गुड्स अगर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है वो क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि उस केस में जो वो ईसीओ है उसको यहाँ पे अपना एक एजेंट एजेंट यहाँ पे अपॉइंट करना उसको यहाँ पे एक एजेंट अपना अपॉइंट करना पड़ेगा और उस एजेंट के थ्रू सारी जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है इज इट नेसेसरी फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर हु हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टू हैव जीएसटीएन। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जो
जो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में जो रजिस्ट्रेशन होती है और जो सेक्शन 52 में रजिस्ट्रेशन जो हो रही है, इन दोनों का पर्पस अलग अलग है। सेक्शन 22 और सेक्शन और 24 में रजिस्ट्रेशन आउटपुट सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, जबकि सेक्शन 52 में टीसीएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो अगर एक आदमी ऐसा है जिसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज भी है और आउटपुट टैक्स सप्लाईज भी हैं और जिस पर टीसीएस की भी प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो उस केस में उसको दोनों रजिस्ट्रेशन और दोनों रजिस्ट्रेशन के अंडर जो भी रेगुलर कंप्लायंसेस है वो सारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम शुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड कलेक्ट टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सपोज जैसे एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर एक सप्लाई जो है, सप्लाई एक अक्टूबर 2018 में हुई है, लेकिन उसकी जो पेमेंट आई है वो पेमेंट आई है नवंबर 2018 में, तो टीसीएस कौन से महीने को ध्यान में रखते हुए टीसीएस की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अगर हम अक्टूबर मंथ को बेस लेके चलते हैं तो इसका मतलब हमें 10 नवंबर तक हमारे को टीसीएस जमा करवाना है और उसकी जीएसटीआर 8 भी फाइल करनी है। और अगर हम नवंबर मंथ को बेस लेकर चलते हैं तो उस केस में हमारे को 10 दिसंबर तक हमारे को टीसीएस भी जमा कराना है और जीएसटीआर 8 भी सबमिट करना है। तो इस बारे में इन्होंने जो सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन जो दिया इस एफएक्यू के थ्रू, वो ये दिया गया कि हमारे को जो भी कंप्लायंसेस करनी है, टीसीएस को जो भी कंप्लायंसेस करनी है, वो जिस मंथ में सप्लाई ही हुई है उसको बेस रख के वो सारी कंप्लायंसेस करनी है। मीनिंग दे भाई, अगर अक्टूबर में सप्लाई कर दी गई लेकिन पेमेंट अगर नवंबर में आई है तो टीसीएस की कंप्लायंसेस सारी अक्टूबर मंथ के हिसाब से करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन एग्जाम सप्लाईज। टीसीएस एग्जाम सप्लाईज के ऊपर टीसीएस की कोई लायबिलिटी नहीं है, ये इस के माध्यम से भी क्लियर कर दिया गया। वैसे अगर आपको ध्यान हो तो वो हमने जब सेक्शन 52(1) डिस्कस किया था तो दोस्तों वहां पे भी क्लियरली लिखा हुआ था, वहां पे भी टैक्सेबल सप्लाईज की बात लिखी हुई थी। तो एग्जाम सप्लाईज एनीवे उसके ऊपर टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स चार्ज में जो गुड्स या सर्विसेज कवर्ड हैं, क्या उन पर टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो क्लैरिफिकेशन अगेन आया कि टीसीएस की सर्विसेज जो टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं में एप्लीकेबल है। तो रिवर्स चार्ज वाले ट्रांजैक्शंस में टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आया, वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय द कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो जैसा कि हम लोगों ने 52(1) की प्रोविजंस को डिस्कस करते हुए भी हम लोगों ने देखा था कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज को अवेल एक कंपोजिशन डीलर नहीं कर सकता है। तो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ के कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है उसके ऊपर टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हमें जैसे पता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो कस्टम्स एक्ट 1922 में कवर्ड है। तो कस्टम क्योंकि वो डिफरेंट एक्ट से ही गवर्न हो रही हैं तो इसलिए उनके ऊपर कोई भी टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। लाइकवाइज जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हालांकि सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के थ्रू ही गवर्न हो रही है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई भी टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है वेदर पेमेंट ऑफ टीसीएस थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा सेक्शन 52(3) में बहुत क्लियरली ये वाली बात लिखी हुई थी कि वो कैश पेमेंट होनी है, और इसके अलावा जो हमारा रूल 85(4) जो था उसमें भी ये वाली बात क्लियरली लिखी हुई थी कि ये पेमेंट जो है ये कैश से ही पेमेंट होनी है। इसके पेमेंट के इस टीसीएस के लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ईसीओ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है वो है, अंडर सेक्शन 52 ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट्स टीसीएस एट नेट ऑफ रिटर्न्स, समटाइम्स सेल्स रिटर्न इज मोर देन द सेल्स एंड हेंस ए नेगेटिव अमाउंट कैन बी रिपोर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे प्रोविजन, यहाँ पे क्या सिचुएशन फोर्सी की जा रही है। यहाँ सिचुएशन फोर्सी की जा रही है कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर मंथ में सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो सपोज 10,000 रुपये की है, लेकिन जो रिटर्न्स है उस पर्टिकुलर मंथ में वो रिटर्न सपोज वो 15,000 रुपये की है।
तो नेट वैल्यू, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 52(1) में देखा था, नेट वैल्यू पे ही टीसीएस काटना होता है। तो अब इस सिचुएशन में नेट वैल्यू जो होगी वो -5000 होगी, नेट वैल्यू -5000 हो गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू इन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि अगर माइनस वैल्यू अगर हो जाएगी तो ये माइनस वैल्यू को ना तो आपने जिस मंथ, पर्टिकुलर मंथ में ये माइनस वैल्यू है वहां पे इस माइनस वैल्यू को कंसिडर करना है, ना ही किसी सक्सीडिंग मंथ में भी इस वैल्यू को कंसिडर आपने करना है। मीनिंग देयर बाय अगर किसी महीने में सप्लाई की वैल्यू कम और रिटर्न्स जो हुई हैं गुड्स या सर्विसेज उनकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो इसको ऑल टुगेदर इग्नोर करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ये बोलता है हाउ इज टीसीएस टू बी क्रिएटेड इन कैश लेजर। अब इसके बारे में हमने 52(7) को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा था कि जिस भी सप्लायर का टीसीएस काटा गया है बाय ईसीओ, वो सप्लायर अपने पोर्टल पे लॉगिन करेगा और वहां जाकर के उसको ये क्रेडिट को क्लेम करना पड़ेगा। जैसे ही वो उसको क्लेम करेगा वैसे ही वो इसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होना शुरू जाएगा और वो उस कैश को यूज कर सकता है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, या फिर वो उस कैश का, अगर उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं है तो उस केस में वो उसका रिफंड भी ले सकता है अंडर सेक्शन 54। Next question, whether interest is applicable on non-collection of TCS? Of course, interest is applicable और बल्कि ये वाली बात भी कही गई है कि जो फर्दर सेक्शन 122 में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो पेनल्टीज भी लग सकती हैं अगर आपने इस सेक्शन 52 की नॉन कंप्लाइंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें एक सिचुएशन को फोर्स किया जा रहा है कि एक ईसीओ 1 है, ईसीओ 1 ने कोई बुकिंग ली, सपोज एक रूम को बुक करने के लिए एक कस्टमर से बुकिंग ली। अब ईसीओ 1 ने ये बुकिंग जो है वो ईसीओ 2 को दे दी, ये वाली बुकिंग, राइट। ईसीओ 1 ने ये वाली बुकिंग जो है पास ऑन कर दी ईसीओ 2 को, जिस ईसीओ 2 का होटलियर के साथ में अरेंजमेंट है। तो अब टीसीएस जो है, टीसीएस कौन काटेगा? ईसीओ 1 काटेगा या ईसीओ 2 काटेगा? तो अब इस सिचुएशन में इन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि क्योंकि जो पेमेंट जो कलेक्ट करनी है कस्टमर से, वो पेमेंट तो कलेक्ट कौन करेगा? वो तो ईसीओ 2 करेगा और ईसीओ 2 ने ही होटल को पेमेंट करनी है। तो इसलिए जो टीसीएस की प्रोविजंस जो हैं, टीसीएस की प्रोविजंस जो जो कंप्लाई करनी है वो कंप्लाई ईसीओ 2 करेगा। जैसा कि आंसर में लिखा, टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड by that e-commerce operator who is making payment to the supplier for the particular supply happening through it, which is in this case ईसीओ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 19, आर देयर एनी एडिशनल पावर्स अवेलेबल टू टू ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट? यस, हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था सेक्शन 52(12) में दो तरह की पावर्स नॉट बिफोर द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ जीएसटी उनके पास अवेलेबल हैं। एक तो वो किसी भी ईसीओ से ये उनको रिक्वेस्ट करके, नोटिस भेज करके उनसे डिटेल्स मांग सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सप्लायर की कितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, और एक तो ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है उनसे, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मांगी जा सकती है वो ये मांगी जा सकती है कि वो ईसीओ के पास उस सप्लायर का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, राइट। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने देखा कि 52(12) में ये राइट है प्रॉपर ऑफिसर के पास कि वो हु शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, वो ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी भी इशू से मांग सकता है। ये सारी प्रोविजंस हो गई, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे हो गए दोस्तों। अब इन्हीं को हम क्विकली एक बार इस डायग्रामेटिकली एक ओवरव्यू इनका ले लेते हैं कि ये एक इंडिविजुअली हमारे को याद ना करने पड़े, बल्कि हम इनके अगर रैशनल लॉजिक समझ लेते हैं जिनको यूज़ करके सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं तो हमारे लिए याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए कि टीसीएस की प्रोविजन ट्रिगर करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे को देखना है कि क्या वो सप्लाई जो ईसीओ के थ्रू हो रही है क्या वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई हैं या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आती हैं। अगर वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है तो आउटराइटली, जैसा कि शेड्यूल 3 में वो ट्रांजैक्शन को लिस्ट आउट किया गया है जहां पे जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है, तो वहां पे क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई ही है तो वहां पे टीसीएस कभी अप्लाई होना ही नहीं है। तो ये पहला एक प्रिंसिपल या पहली गाइडलाइन हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, अगर सपोज कोई सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है, तो हमारे को नेक्स्ट चीज ये देखनी है कि क्या वो सप्लाई जो है वो सप्लाई टैक्सेबल है या वो नॉन टैक्सेबल है। अगर वो नॉन टैक्सेबल है तो देन अगेन उसके ऊपर कोई भी टीसीएस की लेवी आएगी ही नहीं। अगर वो टैक्सेबल है तो देन वहां पे टीसीएस की लायबिलिटी आने की सिचुएशन हो सकती है। अब नॉन टैक्सेबल वाली कौन सी सिचुएशन हो सकती है? नॉन टैक्सेबल वाली ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं दोस्तों। अगर या तो पहली सिचुएशन हो सकती है कि जहां पे जीएसटी नॉट लेवेबल है, मीनिंग भाई कि अगर सपोज लिकर 5 चीज़ों को लेवी अट्रैक्ट नहीं करती। वो 5 चीज़ें बेसिकली जो हमारी हैं वो एक तो लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गई, और दूसरी हो गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हो गए हमारे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। उन पांचों चीज़ों के ऊपर आज की तारीख में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ईसीओ के थ्रू इन प्रोडक्ट्स की अगर सप्लाई अगर हो रही है, तो उस केस में हालांकि ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हैं, लेकिन इनके ऊपर सिर्फ लेवी नहीं आ रही चार्जिंग सेक्शन के थ्रू, इसलिए इस सिचुएशन में इनके ऊपर टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में दोस्तों हमने देखा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस सिचुएशन में लिकर की सप्लाई भी जो थी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर दी थी। तो लिकर की सप्लाई अगर उस सिचुएशन में अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर हम देखते हैं कि लिकर की सप्लाई अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू भी अगर सपोज गवर्नमेंट ने करती और कोई भी ऑनलाइन जाकर के लिकर बाई कर सकता हो अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू, तो उस सिचुएशन में हालांकि वो सप्लाई ईसीओ के थ्रू हो रही है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी इस टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर लेवी अट्रैक्ट नहीं होती अंडर जीएसटी। नेक्स्ट जो है जहाँ पे टीसीएस सप्लाई है लेकिन टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी, जहाँ पे सप्लाई निल रेटेड है, मीनिंग देयर बाय जहाँ पे 0 रेट प्रिस्क्राइब किया गया है किसी भी सप्लाई के लिए, तो वहाँ पे भी टीसीएस की सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है जहाँ पे फुली एग्जेम्प्ट है सेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है। लाइकवाइज आईजीएसटी एक्ट में भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो वो सभी केसेस जहाँ पे एग्जेम्पशन दी गई है वहाँ पे भी लेवी क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो रही, कोई टैक्स अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उन सभी केसेस में भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब अगर ये हमारा डिसीजन हो गया तो हमने देखा कि अगर आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर हमारी टैक्सेबल सप्लाईज हैं तो टैक्सेबल सप्लाईज में लेवी 2 तरीके से कलेक्ट हो सकती है, या तो वो सप्लाई हमारी आरसीएम के अंडर कवर हो सकती है या फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो सकती है। अगर आरसीएम के अंडर कवर हो सकती है तो वहाँ पे क्योंकि जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज है लायबिलिटी टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का ओनर्स जो है वो उसके ऊपर डाला गया है, तो इसलिए वहाँ पे भी कोई भी टीसीएस के सेक्शन जो है वो ट्रिगर नहीं करेगा। अब अगर हमारी सिचुएशन रहेगी फॉरवर्ड चार्ज वाली, अगर फॉरवर्ड चार्ज में अगर कोई लेवी अगर फॉरवर्ड चार्ज में कोई टैक्स लग रहा है तो वहाँ पे या तो जो पर्सन है या तो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड हो सकता है या वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है। अब अगर वो सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो अगेन टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था 65/2017 जो नोटिफिकेशन था, वहां पे उन्होंने कहा कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन सबसेक्शन 5 सेक्शन 9 में जो 3 डीम्ड सप्लाई जिनको मान लिया गया हैट वाली सर्विसेज, अगर उनके अलावा कोई भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो उस केस में अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अंडर सेक्शन 23(2). तो वो सभी पर्सन जो ईसीए के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जेम्पशन में आ गए बिकॉज ऑफ 65/2017, वो सभी अनरजिस्टर्ड हैं, तो अब उस केस में कोई भी टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी। अब सिचुएशन रहेगी हमारे जो पर्सन हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है। अब रजिस्टर्ड पर्सन में भी दो तरह की कैटेगरीज हो सकती है, एक तो नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन टैक्स पेयर पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि वहाँ पे सेक्शन 10 में बहुत क्लियरली कंपोजिशन स्कीम 1 और कंपोजिशन स्कीम 2 दोनों को एक्सक्लूड किया गया है कि वो दोनों में से कोई भी ईसीओ सर्विसेज जो है ईसीओ के थ्रू अपनी सप्लाईज नहीं कर सकते। तो दिस नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस इन केस ऑफ कंपोजिशन सप्लाई। लेकिन
लेकिन अब जो बाकी फॉरवर्ड जो बाकी रिमेनिंग सप्लाईज रह गई, सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विसेज इन फॉरवर्ड चार्ज बाय रजिस्टर्ड पर्सन, उन सभी के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा एंड टीसीएस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 1% विच कंप्राइजेज ऑफ 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5% ऑफ एसजीएसटी या 1% ऑफ आईजीएसटी। दोस्तों सेम सिचुएशन को हम एक बार एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं क्विकली। अगर सपोज एक प्रोडक्ट है जिसमें 5% की लेवी है और ये 3 लाख रुपए की अगर सपोज वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 52(1) में देखा था, अब इस केस में 1% टीसीएस कटेगा, 1% टीसीएस कटेगा और वो 1% टीसीएस वो 3 लाख के ऊपर 1% टीसीएस कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी में ये एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर है तो इस केस में कोई भी टीसीएस नहीं कटेगा, जैसा कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी अभी देखा। उसी प्रकार से अगर यहाँ प्रोडक्ट ए की सप्लाई हो रही है और प्रोडक्ट ए की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए की वैल्यू है और प्रोडक्ट बी एग्जेम्प्ट है और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की है, तो टीसीएस की प्रोविजन जो होंगी वो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे होंगी, मीनिंग देयर बाय टीसीएस 3 लाख के ऊपर ही अप्लाई होगा और वही उसी पे कटेगा। लाइकवाइज दोस्तों, अगर सपोज कोई सप्लाई ऑफ गुड्स हो, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स कोई हो रही है और यहाँ पे प्रोडक्ट ए जो है वो टैक्सेबल है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए है, और प्रोडक्ट बी जो है वो एग्जेम्प्ट है जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए की है। टोटल जो वैल्यू जो इन्वॉइस जो कटा, इन्वॉइस मीन्स बिल ऑफ सप्लाई एंड इन्वॉइस जो कटा वो कटा 5,10,000 रुपए का। तो इस केस में भी जो सप्लाई की वैल्यू होगी जिसके ऊपर टीसीएस लगेगा वो सप्लाई की वैल्यू 2 लाख रुपए ही होगी, विच इज दी टैक्सेबल पोर्शन। दोस्तों आई होप आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा होगा। आपके अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। आई विल बी टू हैप्पी to answer your queries pertaining to this topic to the best of my capabilities. Thank you so much.